Hello students, in our previous lecture we have done up till question number 10 of your exercise. So today we will start with question number 11 और आज हम कोशिश करेंगे कि आपकी एक्सरसाइज पूरी हो जाए. So your question number 11 is, what is the work done by the force of gravity on a satellite moving round the earth? Justify your answer. ठीक है, इसमें कहा गया है कि जो वर्क डन है ग्रेविटेशनल फोर्स से वो कितना होगा अगर एक जो आपकी सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड गोल गोल घूम रही है. सो देखिए ये आपकी अर्थ है और सैटेलाइट इस ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड घूमेगी. बेसिकली ये ऑर्बिट आपको ऐसा नहीं दिखेगा, लाइक दिस. तो अगर ये आपकी सैटेलाइट है जो कि आपके अर्थ के अराउंड गोल गोल घूम रही है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो देखिए फोर्स है दैट इज, आपको मैंने एक चैप्टर में बताया था, एक चैप्टर में क्या इसी चैप्टर में बताया था कि जो मोशन ऑफ मून अराउंड मोशन, देखिए जो मून है वो अर्थ की क्या है, नेचुरल सैटेलाइट, दैट इज ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स. तो सेंट्रीपिटल फोर्स कैसी होगी, टेंजेंशियली इधर, ठीक है. और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी किधर होगा, आपका सामने ही. बट यहाँ पे बात किसकी हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स की. ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी होगी, टूवर्ड्स दी अर्थ एंड मोशन इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है. तो अगर देखा जाए टूवर्ड्स दी अर्थ आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स और मोशन कैसा है ऑब्जेक्ट का, टेंजेंशियली, दैट इज ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल. तो फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है उसके बीच में हेयर ग्रेविटेशनल फोर्स इज लाइक दिस एंड योर डिस्प्लेसमेंट इज दिस. So here the angle between force and displacement is 90 degree. So here no work is done. No work is done by gravitational force. Gravitational force ने यहाँ पे कोई भी वर्क नहीं किया है, ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. Can there be displacement of an object in the absence of any force acting on it? क्या ऐसा हो सकता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस कर जाए जबकि उसमें कोई फोर्स अप्लाई नहीं हुई है, मतलब कि बिना फोर्स के भी जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह चेंज कर दे, ऐसा हो सकता है. थिंक, डिस्कस दिस क्वेश्चन विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स. सो आपके पास क्वेश्चन ये है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसमें फोर्स नहीं अप्लाई की है पर उसने डिस्प्लेसमेंट शो किया है. नाउ यू हैव हियर F इज इक्वल टू एम में आपके पास जो बेसिक फॉर्मूला है उसमें जो आपका फोर्स है वो जीरो हो गया. तो अब जो आपका ऑब्जेक्ट का मास है वो जीरो नहीं है, हो सकता ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ मास तो होगा. तो आपका एक्सेलरेशन क्या है इस कंडीशन में, जीरो. अब देखिए एक्सेलरेशन जीरो है तो आपका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है कैसे, अगर वो ऑब्जेक्ट एक लीनियर वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है. इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग विथ लीनियर एंड कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट एक ही वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, ना ही वो अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है. एक्सेलरेशन इज बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अगर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है तो वो ऑब्जेक्ट क्या है, अपनी पोजीशन डिस्प्लेस कर रहा है और एक्सेलरेशन भी नहीं शो कर रहा. तो इन दिस केस यू कैन हैव डिस्प्लेसमेंट. सो अगर एक ऑब्जेक्ट लीनियर वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है तो इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स इट कैन हैव displacement. Now your next question is, a person holds a bundle of hay over his head for 30 minutes. यहाँ पे एक पर्सन है जिसने हे का बंडल अपने सर पे कैरी कर रखा है, मतलब कोई भी भारी चीज, जैसे डंकी वाला एक हमने क्वेश्चन किया था सिमिलर वैसा ही है, उसने बोझ उठा रखा है अपने सर पे, ठीक है, और वो 30 मिनट्स के बाद थक जाता है. He gets tired after 30 minutes. Has he done some work or not? Justify your answer. जैसा हमने डंकी में रीजन दिया था, नो, बिकॉज जो आपकी फोर्स है यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेसमेंट जीरो कर रहा है, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. हियर जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही जगह खड़ा है, देयरफॉर योर वर्क डन इज जीरो हियर, ठीक है. Now next is, an electric heater is rated. इलेक्ट्रिक हीटर की रेट, एक इलेक्ट्रिक हीटर का रेट कितना है, 1500 वॉट. हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर्स, ठीक है. आपको यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक हीटर का कंजप्शन दिया है दैट इज पावर इज इक्वल टू 1500 वॉट.
और आपको टाइम दिया है दैट इज 10 आवर्स, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, एनर्जी। सो बेसिकली यू हैव पावर, क्या होता है आपके पास, वर्क या फिर एनर्जी अपॉन टाइम। वर्क इज बेसिकली चेंज इन एनर्जी ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, तो P इज इक्वल टू E अपॉन टी। सो एनर्जी कैन बी गिवन एज पावर इनटू टाइम। पावर आपके पास यहाँ पे 1500 वॉट है, बट जो आपके पास टाइम है वो किस में दिया है, आवर्स। आपको इसे सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड, ठीक है। सो हियर योर टाइम कम्स आउट टू बी 36,000 सेकंड। सो हियर योर एनर्जी इज 1500 इंटू 36,000 जूल। फाइंड आउट कर लीजिएगा इसे। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय डिस्कसिंग द एनर्जी चेंजेस which occur when we draw a pendulum bob to one side and allow it to oscillate। ये बोल रहा है कि आपको एनर्जी चेंजेस बताने हैं जब एक पेंडुलम एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है। जो पेंडुलम का मोशन है उसमें जो एनर्जी चेंज होते हैं आपको वो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। एंड व्हाई डज द बॉब इवेंचुअली कम टू रेस्ट, और जो बॉब है वो इवेंचुअली रेस्ट पे क्यों आ जाता है। व्हाट हैपन्स इफ इट्स एनर्जी इवेंचुअली टू इट्स एनर्जी इवेंचुअली, उसकी एनर्जी को क्या हो जाता है अचानक जो वो रेस्ट पे जाता है। क्या ये सारा प्रोसेस जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी उसे वायलेट कर रहा है, ठीक है। सो हम यहाँ पे एक पेंडुलम ले लेते हैं, उसके दो मोशन है, एक ये वाला एक्सट्रीम एंड एंड ये वाला एक्सट्रीम एंड। तो यहाँ पे जो बॉब है वो एक पर्टिकुलर हाइट पे है, तो इट इज पोजेसिंग पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, इसीलिए वो इस हाइट से ऊपर नहीं जाएगा। दोनों ही पॉइंट्स पे, दैट इज ए एंड बी, दोनों ही पॉइंट्स पे जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी ड्यू बाय बिकॉज इट पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी पोजेस्ड ड्यू टू वर्च्यू ऑफ पोजिशन या ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स हाइट। नाउ एट दिस पॉइंट योर पोटेंशियल एनर्जी इज 0 एंड योर काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। कैसे, यहाँ पे जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। देयरफॉर इन द एंड योर टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व, क्योंकि आपकी कोई भी एनर्जी का यहाँ पे लॉस नहीं हुआ है। जो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में। इसीलिए जो यहाँ पे पेंडुलम है इन द एंड उसकी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। दैट इज वाई इट स्टॉप एट अ सर्टेन पॉइंट बिकॉज इट्स पोटेंशियल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। Now your question number 16 is an object of mass m is moving with a constant velocity। एक ऑब्जेक्ट है आपका मास m का, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज m, constant velocity that is initial velocity is v। How much work should be done on the object in order to bring the object to rest, ठीक है। क्या वर्क करना चाहिए ऑब्जेक्ट को जो कि वो फाइनली रेस्ट पे आ जाए। सो योर फाइनल वेलोसिटी शुड बी 0। सो वर्क इज बेसिकली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर। सो हियर यू स्क्वायर इज रिप्रेजेंटेड बाय वी, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया है, यू इज इक्वल टू वी। हियर v की वैल्यू आपके पास क्या है, 0, ठीक है। तो दिस होल कम्स आउट टू बी 0। सो वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्क डन कितना, उसको रोकने के लिए कितना वर्क डन होना चाहिए, जो कि ऑब्जेक्ट की प्रेजेंटली उस टाइम काइनेटिक एनर्जी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। कैलकुलेट द वर्क डन रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार ऑफ मास कितना है यहाँ पे 1500 kg, वेलोसिटी कितनी दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर। पहले तो आपको इसकी वेलोसिटी को चेंज करना है 5/18, तो दिस कम्स आउट टू बी 50/3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वर्क डन कैलकुलेट करना है तो दिस कैन बी कैलकुलेटेड एज हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर
So half of 1500 into 50 by 3 into 50 by 3. सो वर्क डन जो है आपका वो यहाँ पे जूल में आ जाएगा अगर आप इस होल टर्म को कैलकुलेट करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18. आपको 3 केसेस दिए हैं यहाँ पे. आपको यहाँ पे 3 केसेस दिए हैं, ब्लॉक रखे हैं. पहले में फोर्स कुछ इस तरह का है, दूसरे में आपका फोर्स कुछ इस तरह का है और तीसरे में आपका कुछ इस तरह का है. अब देखिए जो आपका एक हैरो है वो फोर्स को शो कर रहा है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट को. इधर डिस्प्लेसमेंट है, इधर ही फोर्स लगा है और इधर फोर्स लगा है और डिस्प्लेसमेंट इधर है. ठीक है. तो आपको बताना है यहाँ पे टाइप्स ऑफ वर्क डन. फर्स्ट ऑफ ऑल इधर जो आपका एंगल है वो 90 डिग्री है, तो यहाँ पे कोई भी वर्क नहीं किया गया है, नो वर्क इज डन. यहाँ पे जो आपका फोर्स है और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, तो हेयर जो है आपका क्या है, पॉजिटिव वर्क डन है. और इधर जो आपका फोर्स है वो नेगेटिव डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, पॉजिटिव डायरेक्शन में. सो हेयर वर्क डन इज नेगेटिव. ठीक है. इस क्वेश्चन में आपको इमेजेस देख के सिर्फ ये बताना है व्हाट इज द नेचर ऑफ वर्क डन. नाउ क्वेश्चन नंबर 19 is Sony says that acceleration in an object could be zero even when several forces are acting on it. Do you agree with her? Yes. देखिए एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो हो सकता है, इजीली हो सकता है. आप ये इसीलिए भी न्यूटन थर्ड लॉ से भी आप इसे कंसीडर कर सकते हो. कैसे, जो डिफरेंट, देखिए जब आप एक बॉल कंसीडर कर ले, अगर उस पर इस तरफ से एक फोर्स लग रही है तो वैसे ही फोर्स उसके तरफ दूसरी तरफ से लग रही है, तो बोथ द फोर्सेस कैंसल ईच अदर, सो इट्स एक्सेलरेशन कैन बी जीरो. चारों तरफ से उस पर फोर्सेस लग रही हैं, तो जो रिजल्टेंट फोर्स है दैट इज जीरो बिकॉज ईच एंड एवरी फोर्स गेट कैंसल आउट बाय द इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस. देयरफॉर हियर द एक्सेलरेशन कैन बी जीरो. Now question number 20. Find the energy in kilowatt consumed in 10 hours. किलोवाट में आपको एनर्जी फाइंड आउट करनी है. कंज्यूम्ड इन टाइम दिया है 10 hours. 4 डिवाइसेस हैं आपके पास जिनकी आपको पावर दी है 500 वाट. तो 4 डिवाइसेस है तो टोटल पावर क्या आ जाएगी, 2000 वाट. सो एनर्जी इज पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम. सो जूल में आएगी, ये आप लोग खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21. A freely falling object eventually stops on reaching ground. What happens to its kinetic energy? The kinetic energy of a freely falling object gets converted into heat and potential energy. That is why your object stop, because जो velocity है वहाँ पे ऑब्जेक्ट की वो ज़ीरो हो जाएगी और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो रुक जाएगा. So with this your exercise questions are completed. So in next lecture we will start your next chapter of chemistry, that is structure of atom. So thank you. This is all for today.